हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर जब आप शुरू से ही पढ़ रहे हो तो आपको एक बेसिक पता ही है कि कंप्यूटर क्यों आया, कैसे आया, कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या है, ये सब आपको पता ही है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जैसा कि कंप्यूटर आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसे हम आजकल हर जगह देखते हैं। हर जगह रोज़मर्रा के जीवन में कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे रिसर्च हो, ट्रैवल के लिए हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, सोशल नेटवर्किंग में आजकल सभी बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोशल है, तो कंप्यूटर का आप इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जब से ये आपके शॉर्ट वीडियोस का ज़माना आ गया है, इंस्टा का ज़माना आ गया है, तो सभी ने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर में हॉस्पिटल में, कॉमर्स में, रेलवेज़ में, हर जगह ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इवन अगर हम सोचें तो आजकल बिना कंप्यूटर के तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों होता है? तो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम कोई भी काम अपने लाइफ का बहुत जल्दी से कर पाएँ, मतलब स्पीड के लिए। दूसरा एक्यूरेसी के लिए, कि कोई भी काम जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं वो जो है हमारे कैसे हों, एकदम एक्यूरेट हों, उसमें गलती नहीं हो। वैसे तो जो आपका कंप्यूटर है वो मैन मेड ही है, लेकिन चूंकि एक मशीन है तो इसमें गलती करने की चांसेस कम होते हैं। क्योंकि आदमी एक ही काम करते करते थक जाता है, लेकिन मशीन आपको पता है आप घंटों चला दोगे तो मशीन बिल्कुल भी नहीं थकेगी, है ना। तो इस वजह से कंप्यूटर में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, किसी भी काम को करने की स्पीड होती है ना। और आजकल आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता हो। इसके अलावा कंप्यूटर के आने से क्या हो गया, कंप्यूटर के आने से ये भी हो गया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हो गई वो पेपरलेस हो गई। इसकी वजह से काफ़ी हमारे पेड़ों की जान बच गई, है ना। क्योंकि नोट्स हम क्या करते हैं, एज ए कंप्यूटर में स्टोर करके सॉफ्ट कॉपी आप रख सकते हो, है ना। आपको जब भी कभी ज़रूरत हो आसानी से आपने उसे पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया और जब आपका मन किया आपने उसे यूज़ कर लिया। आपको कहीं भी कैरी करने के लिए बहुत वज़नदार पेपर्स लेने की ज़रूरत नहीं कि बैग में आपने इतनी मोटी किताबें भरी है तो ही आपके पास है। अगर एक बुक भी है, आपने उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप उसे स्टोर कर सकते हो। इतनी मोटी किताबें आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बेसिकली कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस, है ना। ओके। तो अब हम चलते हैं इवोल्यूशंस की तरफ। इवोल्यूशंस क्या होती हैं कि जो ग्रोथ, यानी कंप्यूटर जो आपके बने वो कैसे बने। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपका लैपटॉप बन गया होगा, है ना। ये आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बनती। तो कंप्यूटर हमारा किस तरह से आया, उसके लिए हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन की, किस तरीके से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, यानी कैसे लोगों के दिमाग में आया कि कंप्यूटर भी कुछ हो सकता है, एक ऐसा डिवाइस भी कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके लिए क्या बनाया गया, आपका सबसे पहले डिवाइस बनाया गया कैलकुलेशन के लिए एबेकस। क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले आपका एबेकस बनाया गया, आपने ये शुरू से ही पढ़ रखा है। एबेकस जो होता है ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसमें कुछ रॉड्स होती हैं, रॉड्स में बीट्स होती हैं। आपने बचपन में कुछ स्लेट्स भी देखी होंगी, कुछ स्लेट्स में ऊपर डंडी के साथ बीट्स लगी होती हैं, जिससे कि कैलकुलेशन परफॉर्म कराया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एबेकस। एबेकस की तो आपके बुक में बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसे सिर्फ कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी है, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो एबेकस जो है वो मेसोपोटामिया में बना था अराउंड 3000 साल पहले, 3000 बीसी पहले, ठीक है। इसमें क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ बीट्स ऑफ मूवेबल रॉड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या है, हम कुछ रॉड्स होती हैं, उस रॉड्स में मूवेबल बीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप इजीली ऊपर नीचे खिसका सकते हो। इसकी वजह से, इसकी मदद से आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हो उसकी प्लेस वैल्यू के थ्रू, ठीक है। इसमें जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती हैं वो प्लेस वैल्यू पर होती है। प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इस तरह से प्लेस वैल्यू से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईच रो इज़ थॉट ऑफ एज टेंस प्लेस, ठीक है। जो हर प्रत्येक रो होती है वो आपकी टेंस प्लेस की होती है। इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं वो राइट टू लेफ्ट होती हैं, जिसमें पहली लाइन जो होती है वो वंस होती है, फिर सेकंड जो है वो टेंस, थर्ड जो होती है वो हंड्रेड, इसी तरीके से
1000 lakhs, इस तरह से आपकी ये इसमें रोज़ होती मतलब प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो एबेकस में सिर्फ आपको इतना ही जानना है, बाकी आपकी बुक में दिया हुआ है, शॉर्ट्स में आप इतना पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेपियर लॉक्स एंड बोन्स। तो नेपियर लॉक्स एंड बोन्स जो था वो जॉन नेपियर ने बनाया था 1670s में। आपको केवल इनके क्या करना है, इनके नाम याद करने हैं, किसने डेवलप किया था ये याद करना है, किस ईयर में किया था, और जो उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इतना ही आपको लर्न करना है और लिखना है। इसके अलावा हाँ, जो नेपियर लॉक्स बोन्स है इसमें क्या था, इसमें कई सारी रॉड्स थी, नंबरिंग रॉड्स थी। ठीक है, जिसे नेपियर्स बोन कहा जाता था। इसके लिए इसका इस्तेमाल जो होता था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए होता था। इसमें 10 बोन्स होती थी, 0 to 9। आपको पता है कंप्यूटर में कोई भी डिजिट वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 10 दैट मीन्स 0 to 9 हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, लेस देन n रहेगा आपका। ठीक है, इसमें एक स्पेशल बोन भी होती थी जिस मल्टीप्लायर के लिए, इसे 11th बोन भी कहते थे। फिर नेक्स्ट है आपका पास्कलिन। पास्कलिन आपका आया 1642 में। ये आपका डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसका इस्तेमाल भी एडिंग और सब्सट्रैक्शन के लिए होता था विद कैरी ट्रांसफ़र। अब कैरी ट्रांसफ़र तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम 7 + 7 करें तो 14 होगा, और जो आपका 1 है वो कैरी ट्रांसफ़र होगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें कैरी ट्रांसफ़र का भी के लिए यूज़ होने लगा था। दैट मीन्स आप दो नंबर को जोड़ने और घटाने लगे थे। बेस पास्कल में एक नया फीचर क्या आया, गियर्स का। इसमें जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था वो गियर के माध्यम से होता था। फिर इसका जो ये था क्लॉक मैकेनिज्म पे आपका बेस था। ठीक है, इसमें जो इसके व्हील्स थे वो टूथ पर लगे हुए थे, यानी लंबी लंबी पतली डंडियों पर लगा होता था, यूनिक पोजीशन वैल्यू के साथ, जिसके कारण ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। और व्हील रोटेशन चूंकि पहले ही क्लॉक मैकेनिज्म है तो आपको पता है कि ये कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि एक सर्कल में घड़ी की डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इनके व्हील्स जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेबनिज कैलकुलेटर। इसका जो डिस्कवर्ड किया गया था ये 1673 में किया गया था, एक जर्मन मैथमेटिशियंस के द्वारा, जिसका नाम था गॉटफ्राइड लेबनिज, इसी के नाम पर इसे दिया गया था। ठीक है, ये जो आपकी एडिंग मशीन्स थी, यानी कि जो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, उसके ऊपर ही कुछ कैपेबिलिटीज़ को ऐड करके इस कैलकुलेटर को बनाया गया था। इसके अलावा ये जो भाई ऑब्वियस सी बात है एडिंग मशीन पर ऐड किया गया था, तो इसमें नेक्स्ट फीचर होंगे, तो नेक्स्ट फीचर इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कैलकुलेशन बताया गया था। ठीक है, रिपीटेड एडिकेशन नंबर्स से। नेक्स्ट है आपका जैकॉर्ड लूम्स। जैकॉर्ड लूम्स तो वो जोसेफ जैकॉर्ड के द्वारा बनाया गया था, इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, हाँ, इसमें एक कुछ नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट क्या आया, अभी तक हम जो भी एडिंग और सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते थे उसमें हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो जो आपके जैकॉर्ड लूम्स ने जब पंच कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसमें डेटा को हम स्टोर करने की परमिशन भी, फैसिलिटी भी मिलने लगी। अब डेटा स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिट्रीव भी ज़रूर होगा, प्राप्त भी ज़रूर किया जाएगा, है ना। तो पंच कार्ड के इस्तेमाल की वजह से यहाँ पे डेटा को हम स्टोर और रिट्रीव भी करने लगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कंप्यूटर के जनरेशन में वो था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। और आपको पता है कि ये जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था जिसकी वजह से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत क्रांति आई, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको डिफरेंस इंजन के बारे में। ठीक है, डिफरेंस इंजन जो है वो डेवलप्ड हुआ था 1822 में। ये आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अलावा पॉलिनॉमियल इक्वेशंस और बहुत सारी दूसरे इक्वेशंस को भी परफॉर्म करने कैलकुलेट करने लगा था। ठीक है, फिर आपका आया एनालिटिकल इंजन जिसे बनाया 1833 में। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एनालिटिकल इंजन जो था ये एक कॉन्सेप्ट में ही रह गया, मतलब इसे मशीन के रूप में डेवलप नहीं कर पाया गया, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया जिसे केवल अप्लाई किया जा सकता था। तो एनालिटिकल इंजन जो था ये चारों चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सबको, और इसके अलावा कंपैरिजन को भी परफॉर्म करता था। कंपैरिजन क्या होता है, कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है, इस तरह के कंपैरिजन भी एनालिटिकल इंजन ने परफॉर्म किया। अब आपको बताती हूँ इसके अलावा एनालिटिकल इंजन में कॉन्सेप्ट किसका आया, सीपीयू का। और आपको पता है पंच कार्ड से यूज़ के बाद मेमोरी हम थोड़ा बहुत, क्योंकि डेटा स्टोर और रिट्रीव हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें मेमोरी का मतलब प्रोसेस होगा। तो जो एनालिटिकल इंजन था इसमें सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, ठीक है,
स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को चेंज करना, ये सारी फैसिलिटीज़ में आ गई। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिटिकल इंजन कभी डेवलप नहीं हो पाया, मीन्स दैट ये कि सिर्फ एक थॉट रह गया, इसे हम डेवलप नहीं कर पाए, इसे चार्ल्स बेबेज जो थे वो इसे यूज नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि उन्होंने फ्यूचर कंप्यूटर के लिए हमें ये लॉजिक दिया, हमें ये थॉट दी कि हम सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट करें तो हमारे चारों तरह के कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर पाएँ, डेटा को स्टोर कर पाएँ, डेटा को स्टोर रिट्रीव कर पाएँ, स्टोर किए हुए डेटा में चेंजेस कर पाएँ। तो चूँकि ये नए कॉन्सेप्ट जो थे वो उनके दिमाग से आए, इस वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर का बेसिक ही यही है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, फास्ट मैनर में परफॉर्म करना, अगर हम यही नहीं कर पाए तो फिर कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर का जो बेसिक थॉट था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इसीलिए एक आपका 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन, या कभी आप आगे जाकर कोई एग्ज़ाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें ये चीज़ आती है कि फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ द कंप्यूटर जो थे वो चार्ल्स बेबेज थे। और ये थॉट किस वजह से आई थी? ये थॉट आई थी आपका डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन की वजह से। ओके। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट हमारा है मार्क वन। अब आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर जो बेसिकली स्टार्ट हुए थे आपके, मतलब जब हम कहें कि ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था वो आपका मार्क वन से स्टार्ट हुआ था। मार्क वन से हमने स्टार्ट कहा कि अब ये हमारा कंप्यूटर हो गया है। और मार्क वन जो है वो बना था आपका 1944 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्क वन जो है वो 1944 में बना था। इसे प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने बनाया था, किसके साथ मिलके? आईबीएम के साथ। क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर का आइडिया दे सकते थे, जो हमारा एक हमें बेस भी चाहिए था कि जिससे हम इनपुट दे सके, डेटा को सेलेक्ट कर सके। तो इसके लिए हार्वर्ड एकिन ने आईबीएम के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का डेवलप किया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने मार्क वन। अब इसमें नए फीचर्स क्या है? इसमें नए फीचर्स ये आए कि ये एक साथ 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता था 5 सेकेंड्स में। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो हमारी जनरेशन लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर कोडेड थी, ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल होता था, कोड्स का इस्तेमाल होता था, सीडो कोड्स इस्तेमाल होते थे, बाइनरी नंबर्स इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते थे, ठीक है। तो जो हमारा मार्क वन आया, ये बहुत फास्ट स्पीड में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था, और ये बेस्ड था आपके एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालिटिकल इंजन जो था वो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दिया गया था, वो डेवलप तो हुआ नहीं था। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसे बेस करके बनाया गया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मार्क वन की पहला ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? तो मार्क वन जो था वो आपका फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो आपके एग्जीक्यूट करता था प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जैसे पहले से बनाए हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता था और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपने आप। इसमें किसी पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका मार्क वन, जो बनाया गया था 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन के द्वारा आईबीएम के साथ मिल करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। ये भी एक कंप्यूटर ही था जिसे मार्क वन के बाद बनाया गया था। 1944 में आपका मार्क वन आया था, इसके बाद 1945 में आया था आपका वॉन न्यूमैन कंप्यूटर, जो बनाया था डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। अब 44 में बनने के बाद 45 में कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? 45 में कॉन्सेप्ट दिया गया प्रोग्राम को स्टोर करने का, ठीक है, कि डेटा को हम स्टोर किसी एक यूनिट में डेटा को हम स्टोर कर सकें, ठीक। डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे? किसी एक यूनिट में। और आपको पता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक यूनिट जो आपका है वो क्या है? मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को इस्तेमाल किसके अंदर किया गया? सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो मेमोरी स्टोर तो हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें क्या हुई? जॉन वॉन न्यूमैन का के कंप्यूटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये एक बार में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता था। तो एक ही वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, सिंगल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन था। तो सिंगल चैनल का मतलब क्या था कि डेटा जो है स्टोर, तो आपको पता ही है कि हमारा स्टोरेज मेमोरी में होगा, स्टोरेज मेमोरी में डेटा होगा, और इसे रिट्रीव कौन करेगा? प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि प्रोसेसर ने जैसे इसे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है A+B, तो इसने यहाँ से A की वैल्यू उठाई, यहाँ उसे प्लस किया, यहाँ से B की वैल्यू उठाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार में जो है एक ही इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ इसमें।
ये देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस देयर इज़ अ वन कम्युनिकेशन चैनल द प्रोसेसर एट अ टाइम कैन आइदर फेच डेटा और एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक बार में क्या करता था, या तो डेटा को उठा सकता था या तो इंस्ट्रक्शन उठा सकता था। यानी एक बार में या तो ये एक ही वैल्यू उठा सकता था और एक बार में या तो ये उठा सकता था कि इन दोनों को ऐड करना है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि आप स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते थे। यानी कि प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के लिए एक बार में या तो डेटा उठा सकता था, ये देखिए इधर द डेटा और एन इंस्ट्रक्शन, और या तो केवल एग्जीक्यूशन उठा सकता था। तो हैंस एग्जीक्यूशन टेक प्लेस इन सीक्वेंस मैनर। तो जो एग्जीक्यूशन होता था वो कैसा होता था, सीक्वेंस मैनर में होता था। ठीक है, तो ये जो थी ये क्या हुई, ये जॉन वॉन न्यूमैन की लिमिटेशन हो गई, इसका बॉटल नेक भी आप कह सकते हो। बॉटल नेक मीन्स डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके बाद आपका आया इडवैक। इडवैक जो था आपका EDVAC, इडवैक। इडवैक से भी पहले इसमें बुक में आपके पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया गया जो बनाया गया 1952 में। ठीक, अब इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। इडवैक के पहले आपका आया था एनिएक। ठीक है, मार्क वन के बाद जो आया था आपका आया था एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो बना था 1946 में। ठीक है, ये सबसे फास्ट, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। और इसके बाद एनिएक के बाद जो है वो इडवैक आया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मार्क वन आया था, फिर एनिएक आया था और फिर इडवैक आया था। और मैं आपको बता दूं कि एनिएक और इडवैक का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें कि दोनों का फुल फॉर्म क्या है। और पहले एनिएक आया था फिर इडवैक आया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।